हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन है रविवार। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स पे इस भाग में आज हम अक्टूबर 11 से लेके अक्टूबर 17 तक, यानी कि पिछले रविवार से लेके इस शनिवार तक के सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ वहां पे काफी उसके डिटेल्स भी होंगे। तो यहां पे देखिए, पूरे हफ्ते के जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट का जो करंट अफेयर्स है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस किए जाते हैं उसके काफी डिटेल्स के साथ। तो यहां पे हर प्रश्न इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं यहां पे शेयर करता हूं। तो हर प्रश्न यहां पे इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। अभी तक आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम नॉर्थ ईस्ट के एक टॉपिक से ही शुरुआत करेंगे। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो एक न्यूज हाल ही में ही चल रही है कि आसाम के जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि जो भी स्टेट रन मद्रासा है, यानी कि जो गवर्नमेंट के जो फंड पे जो मद्रासा चलती है, जो गवर्नमेंट फंडिंग होती है यहाँ पे, वो सब बंद किए जाएंगे। उन्होंने एडिशनली यहां पे भी किए बोला है कि लगभग 100 संस्कृत जो टोल्स है यहाँ पे, उनको भी बंद किया जाएगा। तो ये जो है लगभग नवंबर महीने से ये सब बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, उन्होंने यहाँ मेंशन किया है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने, तो यहाँ पे बोला है कि जो स्टेट रन मद्रासाज है यहाँ पे, यानी कि गवर्नमेंट के फंडिंग पे जो मद्रासाज चलती है, उनको या तो रेगुलर स्कूल्स में यहाँ पे कन्वर्ट किए जाएंगे, या फिर जो भी टीचर्स है उन लोग को अलग अलग जगह पे जो है ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इसके बारे में यहाँ मेंशन किए गए हैं। तो अगर मद्रासा, तो मद्रासा के बारे में आप नहीं जानते, तो मद्रासा बेसिकली क्या है कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहां पे कुरान पढ़ाया जाता है, इस्लाम धर्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग यहाँ पे दिया जाता है, और उसके साथ मैथमेटिक्स, ग्रामर, पोएट्री, हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो एक चीज अगर आप देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट में जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक मेंशन है। यानी कि देश में, इंडिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन को यहाँ पे जो है फॉलो कर सकता है, उसके कुछ भी यहाँ पे जो है प्रोमोट कर सकता है, कुछ भी चीजें, कुछ भी उसके प्रैक्टिसेस जो है ये फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने बोला है कि गवर्नमेंट के फंडिंग पे जो मद्रासस चल रही है उसको बंद किया जाएगा। कोई अगर यहाँ पे प्राइवेटली जो है, प्राइवेटली यहाँ पे मद्रासा चलाएगा तो उसको बंद नहीं किया जाएगा। तो ये फंडामेंटल राइट्स की एक जो रिलेशन आपको यहाँ पे समझनी होगी। तो एक चीज देखिए, भारत में अलग अलग जगह, अलग अलग राज्यों पे मद्रासा चलती है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, जनरली उन लोग ही मद्रासा में जाते हैं। तो पूरे भारत में लगभग 4% जो मुस्लिम पॉपुलेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो मद्रासा में पढ़ाई करते हैं। ओके। तो यहाँ पे डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने यहाँ पे जो बोला है कि देखिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट की फंडिंग पे ऐसे कोई रिलीजियस जो सिस्टम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर उनका एक जो ओपिनियन है कि अगर कुरान यहाँ पे पढ़ाया जाए तो उसके हिसाब से अलग अलग जगहों पे यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता होनी चाहिए, या फिर बाइबल जो है वो भी पढ़ानी चाहिए, या फिर अलग अलग जो धर्म के यहाँ पे पढ़ानी चाहिए। तो गवर्नमेंट के खर्चे पे अब से ये नहीं होगा, तो ये मेंशन किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे वेबसाइट से अभी जो है आप ईशान खरीद सकते हैं। जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता नहीं होगा, ऑलरेडी हमारे जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको पता नहीं होगा, रेगुलर व्यूअर्स को तो पता ही होगा यहाँ पे। तो ईशान क्या होता है कि पूरे महीने का आसाम और नॉर्थ ईस्ट का जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है, डिटेल में आपको आसाम और नॉर्थ ईस्ट के पूरे महीने का करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती है, वो हम लोग यहाँ पे कंपाइल करते हैं। यहाँ पे पूरे महीने का जो कॉन्टेम्पोरेरी इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड जो एसेज होती है, आर्टिकल्स होती है, अपने अलग अलग जो एक्सपर्ट के द्वारा लिखी गई, वहां पे आप इसको मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक जो हमेशा मंथली
यहाँ पे एक आर्टिकल होते हैं आसाम दर्शन, आसाम के एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और इसके साथ यहाँ पे आसाम हिस्ट्री, आसाम जियोग्राफी, आसाम आर्ट एंड कल्चर और ऐसे ही टॉपिक के ऊपर हम लोग एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं। तो पूरे महीने के आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन के लिए आपको कुछ भी दूसरा सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ईशान फॉलो किया है तो इसका जो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्राइस जो है सिर्फ 35 रुपीज है। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जस्ट 35 रुपीज। ये अगर आप लोग परचेज कर लेंगे तो आपके मोबाइल में या फिर आपके लैपटॉप में ये हमेशा के लिए रह जाएगी। जब भी आपको मन करे आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड ईशान जो है सब कुछ कवर करती है। तो ये रहा अगस्त महीने का जो ईशान, ये जुलाई महीने का ईशान, और ये जून महीने का, और ये मई महीने का। और जो सितंबर महीने का जो इशू है विद इन 1 to 2 डेज हम लोग इसको जो है लॉन्च करने वाले हैं। इन सारे ईशान के पीडीएफ आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप खरीद सकते हैं। तो चलिए के आज के क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं। यहाँ पे इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट ने 650 सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी को सेटअप करने का मेंशन किया है? तो 650 सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी इसको जो है इंस्टॉल करने का जो फैसला किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। तो यहाँ पे जो है मेनली देखिए कि जो आईआईटी गुवाहाटी ने एक पैक्ट साइन किया है, एक एमओयू साइन किया है, जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीडेक भी बोलते हैं। तो सीडेक का जो मेन हेडक्वार्टर है ये है पुणे में। और देखिए यहाँ पे इंडिया में जितने भी सुपर कंप्यूटिंग मिशन होती है, सुपर कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो भी यहाँ पे होती है, सब सीडेक के थ्रू यहाँ पे किया जाता है। तो टोटल यहाँ पे जो है 650 सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी इंस्टॉल किए जाएंगे आईआईटी गुवाहाटी में, जिसके लिए लगभग 17 करोड़ का जो है खर्चा किए जाएंगे अंदर सुपर कंप्यूटिंग मिशन के द्वारा। तो ये एमओयू जो है टोटल 5 सालों के लिए ये साइन किए गए हैं। तो इस सिस्टम में टोटल 10 मास्टर सर्विस नोड्स होंगे, 107 यहाँ पे सीपीयू नोड्स होंगे, 10 यहाँ पे जीपीयू नोड्स होंगे, और इसके साथ यहाँ पे 39 हाई मेमोरी सीपीयू भी इंस्टॉल किए जाएंगे। तो अगर आप लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर बेसिक चीजें भी जान लेंगे तो देखिए सुपर कंप्यूटर ये एक ऐसा वर्ड है, यानी कि जो कंप्यूटर से ये हजारों गुना तेज और एक्यूरेटली यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकती है। यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे इसकी यूज किया जा सकता है, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग हो गया, यहाँ पे अलग अलग कोड्स की यहाँ पे ब्रेकिंग हो गई, यहाँ पे जेनेटिक एनालिसिस हो गई, स्पेशली बायोकेमिस्ट्री बायो इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पे हो गई, एरिथमेटिक कैलकुलेशन हो गई। स्पेशली इंजीनियरिंग के फील्ड में सुपर कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। तो सुपर कंप्यूटर इंडिया के अलग अलग इंस्टीट्यूट में यूज किए जाते हैं, जैसे कि कलर बोजन हो गया, एचपीसी हो गया, यहाँ पे परम ईशान हो गया, परम कंचनजंगा, परम शिवाय, परम युवा, परम ब्रह्मा, सहस्रद, विर्गो, ये सब अलग अलग सुपर कंप्यूटर्स है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो परम ईशान जो है 2016 में जो है आईआईटी गुवाहाटी ने जो सीडेक के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया था। तो परम ईशान ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। तो भारत के 2 ऐसे सुपर कंप्यूटर्स है जो दुनिया के टॉप 500 में आती है, यानी कि दुनिया के देखें टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में इंडिया का सिर्फ 2 ही सुपर कंप्यूटर्स है। कितने पीछे हम आप लगा सकते हैं यहां से आइडिया। जो प्रत्युष है, प्रत्युष सुपर कंप्यूटर, ऑब्वियसली आपने इसका नाम सुना होगा, ये इसकी रैंकिंग है 67। देन यहां पे अगर बात करेंगे मिहिर सुपर कंप्यूटर, इसकी रैंकिंग है 120। तो कितनी ज्यादा हम पीछे हैं आप यहां पे देख सकते हैं। तो सुपर कंप्यूटिंग को डेवलप करने के लिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इसमें बोला गया था कि 2022 तक, यानी कि नेक्स्ट 2 सालों में भारत में टोटल 73 सुपर कंप्यूटर्स जो है इंस्टॉल किए जाएंगे, और उसके लिए टोटल जो है 4500 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। तो सुपर कंप्यूटिंग जो है देश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने के लिए यहां पे बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो देखिए यहां पे एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड कितने सारे टॉपिक्स हम लोगों ने यहां पे डिस्कस कर लिए। तो ये सारे जो है आपको न्यूज़पेपर में कभी भी एक साथ नहीं मिलेंगे, डिटेल सब कुछ आपको जो है ईशान में मिल जाएगी। बहुत मेहनत करके हम लोग जो है ईशान को यहां पे कंपाइल करते हैं पूरे महीने का। बहुत सारी जगहों पे यहां पे नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड हो, या फिर जो आसाम करंट अफेयर्स, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग यहाँ पे स्टेट से रिलेटेड, आपको हर चीज यहाँ पे ईशान में डिटेल में मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
तो रिसेंटली एक ऑटोनोमस बॉडी ऑन इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, इसको जो है लॉन्च किया गया। कौन से शहर में इसको लॉन्च किया गया? तो ये ऑटोनोमस बॉडी जिसका नाम है इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ असम, तो इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ असम, इसको लॉन्च किया गया गुवाहाटी में। तो ये जो है एक ऑटोनोमस बॉडी ऑफ कंपनीज है, इंस्टीट्यूशंस, जहां पे अलग अलग प्रोफेशनल्स जो है इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड, उन लोग को यहाँ पे जो है प्रमोट किए जाएंगे और यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के हिसाब से भी यहाँ पे काम किए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक जो प्रोग्रेसिव यहाँ पे हम लोग सेक्टर बोल सकते हैं, ये डेवलप हो रही है। तो मेनली यहाँ पे जो है इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ असम, यहाँ पे जितने भी इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री हो गई, फ्रेटर्निटी हो गई, उनको एक साथ लाके यहाँ पे नॉट ओनली असम, नॉर्थ ईस्ट से भी अलग अलग जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, उन लोग को एक साथ लाके उनकी डेवलपमेंट करना। तो यहाँ पे देखिए इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज के साथ यहाँ पे पब्लिक और जो प्राइवेट पॉलिसीज है उसको अपग्रेड करना यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है। अलग अलग यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि इवेंट मैनेजमेंट को कैसे यहाँ पे एक्यूरेटली जो है परफॉर्म किया जा सके। देन यहाँ पे अलग अलग स्पेशल एडवाइस दिया जा सके और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट किए जा सके। तो देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऐसे प्रश्न अगर नहीं भी पूछे जाए, लेकिन मेंस में या फिर जो ऐसे होती है, ऐसे में ऐसे टॉपिक जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आसाम के कौन से एयरपोर्ट में सेंटर जो है एक पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप करेगी? तो आसाम में जितने भी एयरपोर्ट है, तो इसमें जो है लीलाबाड़ी एयरपोर्ट जो है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, इसमें जो है सेंटर एक पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि जो पायलट्स होती है उनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप करेगी। तो यहां पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि इंडिया में 6 अलग अलग जो एयरपोर्ट्स में पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप किए जाएंगे। तो एक तो हो गई लीलाबाड़ी एयरपोर्ट, और बाकी के जो 5 एयरपोर्ट है, एक जो है बेलागावी एयरपोर्ट कर्नाटका, जो दूसरा है खजुराहो एयरपोर्ट मध्य प्रदेश, तीसरा जो है जलगांव एयरपोर्ट महाराष्ट्र, चौथा जो है कलाबुरागी एयरपोर्ट कर्नाटका, और पांचवा जो है सलेम एयरपोर्ट तमिलनाडु। तो 6 एयरपोर्ट्स में जो है यहाँ पे इंक्लूडिंग लीलाबाड़ी एयरपोर्ट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है सेटअप किए जाएंगे। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये जो है पूरे इंडिया की जो एयरपोर्ट सिस्टम को यहाँ पे चलाता है, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है यहाँ पे, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है उनका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। तो देखिए यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसके चेयरमैन के नाम है अरविंद सिंह। और अगर बात करेंगे आसाम में अगर एयरपोर्ट के बारे में, जो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये गुवाहाटी में है। देन डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट जिसको हम मोहनबाड़ी एयरपोर्ट भी बोलते हैं, जोरहाट एयरपोर्ट है, रोरो एयरपोर्ट जिसको बोलते हैं, सिलचर एयरपोर्ट जिसको कुंभीरग्राम एयरपोर्ट बोलते हैं, लीलाबाड़ी एयरपोर्ट जो लखीमपुर में है, देन तेजपुर में जो है सालोनीबाड़ी एयरपोर्ट, और जो रूपसी एयरपोर्ट धुबरी में है, इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है अभी फिलहाल, तो अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। और एयरफोर्स के जो बेसेस है यहाँ पे सुक्रतिंग और सबुआ एयरफोर्स स्टेशन में। तो रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो गुवाहाटी जो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको जो है 50 साल के लीज के लिए जो है अदानी ग्रुप को यहाँ पे हैंडओवर किया है, मार्केटिंग ऑपरेशन और बहुत सारी चीजों को यहाँ पे देखा जाएगा। ऑब्वियसली इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट के गवर्नमेंट ने ये बोला है कि बाय नवंबर तक उस स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट रन मद्रासास है उसको बंद किया जाएगा। तो ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है, जवाब आपके सामने ही होगा। तो इसका सही उत्तर है आसाम। तो आसाम के स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर ने यहां पे बोला है नॉट ओनली मद्रासास, यहां पे जो गवर्नमेंट रन मद्रासास है यहाँ पे, या फिर संस्कृत तुल नवंबर से यहाँ पे बंद कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो है जो स्टेट मद्रासास एजुकेशन बोर्ड जो आसाम के है, उन्होंने बोला है कि आसाम में टोटल 614 रिकॉग्नाइज्ड मद्रासास है। तो उनमें से 400 मद्रासास जो है हाई मद्रासास है। तो हाई मद्रासास के भी अलग अलग यहाँ पे बोर्ड के हिसाब से जो है जो क्लास 10 के एग्जाम्स भी होते हैं यहाँ पे, और इनमें से जो है 112 जो है जूनियर मद्रासास है और 102 यहाँ पे सीनियर मद्रासास है। तो इन 614 मद्रासास में से 57 मद्रासास ऐसे हैं जो ओनली फॉर गर्ल्स है, 3 मद्रासास ऐसे हैं जो ओनली फॉर बॉयज है, और बाकी के जितने भी मद्रासास 554 मद्रासास ये दोनों ही जो है बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं।
तो 17 ऐसे मदरसास है जो उर्दू मीडियम में जिसमें पढ़ाई की जाती है। तो मदरसास क्या होती है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होती है जहां पे कुरान और इस्लाम के जो मेन जो टॉपिक्स, मेन चीजें यहां पे पढ़ाया जाता है विथ मैथमेटिक्स, ग्रामर, पोएट्री एंड हिस्ट्री के साथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको ये पूछा जा सकता है। कौन सी हाई कोर्ट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि जो डिटेंशन सेंटर है ये जेल प्रेमिसिस के अंदर स्थापन नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि डिटेंशन सेंटर यानी कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स है उन इलीगल माइग्रेंट्स को डिटेंशन सेंटर पे रखा जाता है। अभी ये डिटेंशन सेंटर जो है जेल प्रेमिसिस के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये मेंशन किया है गुवाहाटी हाई कोर्ट ने। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यहां पे असम गवर्नमेंट को बोला है कि तो पहले क्या हुआ था कि पहले इसको टेम्पोररी करेगी ऐसा बोला गया था यहां पे, बाद में इसको 10 साल हो गया लेकिन इसमें कुछ भी अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। तो जो भी डिटेन्यूज हैं यानी कि जो भी लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखे जाते हैं उन लोग को यहाँ पे जो है प्रॉपर एनवायरमेंट मिलनी चाहिए रहने के लिए, यहाँ पे सुइटेबल एकोमोडेशन मिलनी चाहिए, ये मेंशन किया गया है। तो टोटल आसाम में 6 डिटेंशन सेंटर से अलग अलग जिले में डिब्रूगढ़, सिलचर, तेजपुर, जोरहाट, कुकराझार और ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में जो अभी जेल प्रेमिसिस के अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन में है। तो यहां पे जो हाई कोर्ट ने मेंशन किया है, अगर आप लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है, डेफिनेटली आप लोगों को पढ़नी होगी यहां पे इंडियन पॉलिटी के लिए, तो आर्टिकल 21 में जो मेंशन है राइट टू लाइफ, यानी कि आपको प्रॉपरली जो लाइफ जो है डिग्निटी के साथ यहां पे रहने का जो है अधिकार है, ये जो है आर्टिकल 21 में जो है जो फंडामेंटल राइट्स में मेंशन किया गया है। अगर किसी ने आपको यहां पे जो है प्रॉब्लम क्या, तो आप जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो अगर कोई भी यहां पे डिटेन्यू भी हो तो उनको भी लाइफ जो है प्रॉपर ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डिग्निटीज के साथ रहने का पूरा हक है, उनको एज ए प्रिजनर्स की तरह नहीं रखा जाना चाहिए, ये मेंशन किया गया है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी या अलग अलग कोर्ट्स ने भी यहां पे मेंशन किए गए हैं, अलग अलग जो पेटिशंस फाइल किए गए थे कि डिटेंशन सेंटर्स को जो है जेल प्रेमिसेस के बाहर रखनी चाहिए। अगर देखा जाए पिछले कुछ साल में हजारों लोग जो है इन डिटेंशन सेंटर में ही उनकी जो है मौत हो चुकी है। लेकिन यहां पे पहले तो एक्चुअली टेम्पोररी कंडीशन में रखा गया था, 1 या 2 साल के लिए रखेंगे, बाद में डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। लेकिन 10 साल हो गए भाई, 10 साल ये टेम्पोररी चीज कभी नहीं होती है, तो इसको जो है रोकनी पड़ेगी। ये जो है ऑर्डर आ चुकी है अभी। और एक चीज देखिए कि जो अगर डिटेंशन सेंटर के बारे में बात करेंगे तो भारत का पहला और सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर जो है ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट के जो मोटिया में बन रही है, काफी बड़ी डिटेंशन सेंटर है, लगभग 6 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है यहाँ पे, ये ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट के मोटिया में बन रही है। तो एक चीज देखिए, जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं कोशिश कीजिएगा इन एंड आउट उसको रिसर्च करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रश्न किसी भी एंगल से पूछे जाएंगे। सीधा सीधा सवाल आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, किसी भी एंगल से आपको पूछा जाएगा, या फिर ये प्रीलिम्स छोड़िए मेंस में भी आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं यहां पे। तो तमामिल रोड ये रिसेंटली न्यूज में थी, तो ये कौन से स्टेट से साथ रिलेटेड है? तो तमामिल रोड जो है, ये जो शिलोंग टू तमामिल रोड, ये जो इसको हम लोग NH40 भी बोलते हैं, ये रिलेटेड है मेघालय के साथ। तो ये जो है इसकी लेंथ जो है शिलोंग टू तमामिल रोड टोटल 40 किलोमीटर की जो लेंथ होगी, इसको एक्चुअली एक्सपांड किया जाएगा, दोनों तरफ से यहां पे एक्सपांड किया जाएगा। और ये जो शिलोंग तमामिल रोड है ये बांग्लादेश के साथ यहां पे लिंक करती है। तो मेघालय से बांग्लादेश में यहां पे जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी यहां पे रूट को यहां पे डेवलप किया जाएगा। तो ये जो है मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनर शर्मा ने यहां पे बोला है। और रिसेंटली उन्होंने ये भी बोला है कि वेस्ट खासी हिल्स और ईस्ट खासी हिल्स में ये रोड को जब एक्सपांड किया जाएगा तो काफी सारे जो लैंडलॉर्ड है उनकी जमीन जो है ये एक्चुअली जमीन जो है गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी रोड के एक्सपेंशन के लिए। तो दोनों तरफ की जमीन इनको जो है उसके लिए कंपेंसेशन देनी पड़ेगी लैंडलॉर्ड्स को। तो उसके लिए मेघालय गए गवर्नमेंट ने यहाँ पे 400 करोड़ की जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करेगी, इसके बारे में भी मेंशन किया गया है। और टोटल इस रोड प्रोजेक्ट के लिए जापान की जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीका भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीका, तो जीका यहाँ पे जो है टोटल 1251 करोड़ जो है यहाँ पे मेघालय गवर्नमेंट को दे रही है इन्वेस्टमेंट के लिए
जो है शिलोंग तमामिल रोड को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी खर्चा होगा यहाँ पे जीका यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। तो जीका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन रेलवेज के लिए भी यहाँ पे काफी सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं जीका ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है जीका जो है कौन से कंट्री के साथ रिलेटेड है, तो जे इसको याद रखेगा। और यहाँ पे देखिए कि जो डॉकी शिलोंग डॉकी रोड जो है ये भी बांग्लादेश के साथ ही बहुत क्लोजली जाती है। डॉकी अगर आप लोगों ने कभी विजिट नहीं किया है तो डेफिनेटली विजिट कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत है वो। तो डॉकी में भी एक ब्रिज बनाया जाएगा यहाँ पे। उस ब्रिज की टोटल लेंथ जो है 368 मीटर एक जो है ब्रिज डॉकी में बनाया जाएगा। अमर फैल्कन ये एक माइग्रेटरी बर्ड है। तो ये रिसेंटली कौन से स्टेट में आ पहुंची है? तो अमर फैल्कन अगर आप देखेंगे ये दुनिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेवलिंग माइग्रेटरी बर्ड इसको माना जाता है। तो ये जो है हमेशा लगभग मिड ऑफ अक्टूबर के टाइम में जो है मणिपुर में पहुंच जाती है। स्पेशली मणिपुर के जो तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है यहां तक पहुंच जाती है। तो तमेंगलोंग अगर नाम आपने सुना होगा तो तमेंगलोंग की जो ऑरेंज बहुत ही फेमस है यहाँ पे, उसके लिए ऑरेंज फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तमेंगलोंग की जो ऑरेंज को जो है मणिपुर से जीआई टैग भी हासिल है। तो तमेंगलोंग नाम याद रखेगा यहाँ पे। बैक टू यहाँ पे अमर फैल्कन। तो अमर फैल्कन जो है यहाँ पे मेनली जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ रशिया एंड जो साउथ वेस्ट ऑफ रशिया और जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ चाइना, यानी कि आप मैप में अगर लगा सकते हैं ये जो है रशिया, नीचे जो है चाइना यहाँ पे। तो इस एरिया में ज्यादातर उन लोग को समर टाइम जो है बिताना पसंद होता है। तो यहां से जो है इंडिया यहाँ पे आ गई। तो यहां से जब ग्रेजुअली ऑटम आता है यहां तक पहुंच जाती है जो अमर फैल्कन। तो यहाँ पे थोड़ा सा जब ठंड बढ़ जाती है ये जो है अमर फैल्कन यहां से सीधा चली जाती है। ये अगर अफ्रीका का मैप हो गया, मेरी यहाँ पे ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है लेकिन आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। तो सीधा यहाँ पे अफ्रीका के साउथ में पहुंच जाती है लगभग दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर जनवरी के महीने में साउथ अफ्रीका इस एरिया में काफी गर्म होती है। तो इन पक्षियों को थोड़ा सा मॉडरेट ठंडा और गर्मी पसंद है। तो इसके हिसाब से उन लोग अलग अलग जगह पे ट्रेवल करते हैं। फ्रॉम रशिया से होके यहाँ पे चाइना होके मणिपुर तक पहुंचती है। तो मणिपुर में उन लोग 1 महीना 1.5 महीना बिता के उन लोग जो है साउथ अफ्रीका तक पहुंच जाता है। जैसे ग्रेजुअली साउथ अफ्रीका में यहाँ पे जो है ठंडी होना शुरू होगी, बैक करेगी फिर से रशिया तक। तो पूरे साल में ये अमर फैल्कन जो है लगभग 20,000 किलोमीटर जो है ट्रेवल करती है पूरा साल। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेवलिंग माइग्रेटरी बर्ड है अमर फैल्कन। किसी भी एंगल से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि यहां पे देखिए मैं वही क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं, उसी टॉपिक्स को डिस्कस करता हूं बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ, ताकि आपको यहां पे नॉलेज भी हो सके। आपको डायरेक्टली प्रीलिम्स में नहीं भी पूछा जाए तो एटलीस्ट आप लोग को मेंस में या फिर इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो ये हो गई मणिपुर। और मणिपुर से रिलेटेड और एक न्यूज है कि मणिपुर के एक जो डिफेंडर है, जो फुटबॉलर है जिनकी उम्र सिर्फ 17 ईयर्स है, उनका नाम जो है विकास युमनाम। विकास युमनाम जो है पहले इंडियन फुटबॉलर बने हैं जिनको गार्डियंस नेक्स्ट जनरेशन लिस्ट में जो है पोजीशन मिला है। तो गार्डियन नेक्स्ट जनरेशन लिस्ट क्या होती है? पूरे दुनिया का बेस्ट जो फुटबॉलर होते हैं उनकी एक सूची जारी की जाती है। तो दुनिया के सबसे अलग अलग देशों के जो बेस्ट फुटबॉलर होती है, जो उन लोग आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वर्ल्ड फुटबॉल में, तो उनकी सूची जारी की जाती है गार्डियंस नेक्स्ट जनरेशन लिस्ट में। तो उनमें जो है मणिपुर के जो है विकास युमनाम को जो है जगह मिली है। पहले इंडियन है जिसको जो गार्डियन नेक्स्ट जनरेशन लिस्ट में जगह मिली है। तो ये जो है मणिपुर से बिलोंग करते हैं। तो ये था हम लोग का पूरे हफ्ते का जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी प्रश्न को हम यहां पे डिस्कस करते हैं बहुत सारे डिटेल्स के साथ। तो ये सारे जो है आपको ईशान में रिकॉर्डेड इसके मिल जाएंगे। और इस वीडियो का जो प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस वीडियो का पीडीएफ जो है आप लोग हमारे वेबसाइट से फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।